कक्षा 11 में आज फिजिक्स में ऊष्मीय प्रसार शुरू कर रहे हैं। ऊष्मा यूनिट का पहला चैप्टर है ऊष्मीय प्रसार। प्राय देखा जाता है कि जब भी किसी वस्तु को ऊष्मा दिया जाता है तो उसमें प्रसार होता है, फैलाव होता है। जब भी किसी वस्तु को ऊष्मा दिया जाता है मतलब गर्म किया जाता है तो उसमें प्रसार होता है। कुछ वस्तुओं को छोड़ के, जैसे प्लास्टिक वगैरह, रबर, ये सब छोड़ के ये सिकुड़ते हैं। बाकी अधिकतर वस्तुएं होती है कि जब उसको ऊष्मा दिया जाता है तो उसमें प्रसार होता है। तो पहला हेडिंग डालो ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार होता है कि जब हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसमें प्रसार होता है, जिसे ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ऊष्मा के कारण जो प्रसार होता है उसे ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। उसमें पहला है ठोस में ऊष्मीय प्रसार। ठोस में ऊष्मीय प्रसार। ठोस में ऊष्मीय प्रसार, ठोस द्रव गैस तीनों में प्रसार होता है। तो पहले ठोस में ऊष्मीय प्रसार कि जब किसी ठोस वस्तु को ऊष्मा दिया जाता है या गर्म किया जाता है तो उसमें जो प्रसार होता है उसे ठोस का ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट, रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार जब किसी वस्तु को ऊष्मा दिया जाए, वस्तु की आकृति इस प्रकार की हो कि उसको ऊष्मा दिया जाए तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो, चौड़ाई और मोटाई में वृद्धि नगण्य हो, तो ऐसे प्रसार को ठोस का रेखीय प्रसार कहते हैं। जैसे तार में, पतले छड़ में इस सबको ऊष्मा देते हैं तो इसकी लंबाई तो बढ़ती है, बढ़ती तो मोटाई भी है, लेकिन वो नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। और जब किसी ठोस को इस प्रकार के ठोस को ऊष्मा दिया जाए कि उसकी लंबाई में वृद्धि हो, चौड़ाई और मोटाई में वृद्धि नगण्य हो, तो ऐसे प्रसार को ठोस का रेखीय प्रसार कहते हैं। ऐसे प्रसार को ठोस का रेखीय प्रसार कहते हैं। रेखीय प्रसार, किसी वस्तु का प्रसार दो बातों पर केवल निर्भर करता है। रेखीय प्रसार हो या जितने भी प्रसार है केवल दो बातों पर निर्भर करता है। पहला कि उसके प्रारंभिक लंबाई पर। जैसे कोई वस्तु अगर इतनी लंबी, अब समझते चलो, थोड़ा कठिन पड़ता है शुरू में, है बहुत अच्छा चैप्टर। कोई वस्तु इतनी लंबी और एक वस्तु इतनी लंबी है, मतलब उससे छोटी है, इसके ताप में 50 अंश सेल्सियस वृद्धि की और इसके भी ताप में 50 अंश सेल्सियस की वृद्धि की। अगर मान लेते हैं कि इसके ताप में 50 अंश सेल्सियस की वृद्धि किए तो ये 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। ये उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण के रूप में बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अगर इसके ताप में 50 अंश सेल्सियस की वृद्धि किए, इतना लंबा जो छड़ था, इसकी लंबाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी, तो क्या इसके ताप में भी अगर 50 अंश सेल्सियस की वृद्धि करेंगे तो इसमें भी 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा? ऐसा नहीं होगा। ये सोचा जा सकता है। फिजिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जो दैनिक जीवन में इसका प्रयोग होता है। 80% फिजिक्स का तो दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। ये सोच सकते हो कि अगर इतने लंबे छड़ का ताप 50 अंश सेल्सियस बढ़ाए तो इतना बढ़ा 1 सेंटीमीटर, तो इस छोटे वाले में अगर 50 अंश सेल्सियस की वृद्धि करेंगे तो इसमें एक इतना ना बढ़ के, बल्कि ये भी बढ़ेगा लेकिन बहुत थोड़ा सा बढ़ेगा, कम बढ़ेगा। जो ज्यादा लंबा था उसमें ज्यादा वृद्धि हुआ, जो कम, जिसकी लंबाई कम थी उसमें कम वृद्धि हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु की लंबाई में वृद्धि उसके प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर करता है। अगर प्रारंभिक लंबाई L है और लंबाई में वृद्धि डेल्टा L है तो ये ऊष्मा के कारण डेल्टा L की जो वृद्धि हुई है ये डिपेंड करता है प्रारंभिक लंबाई पर, अर्थात डेल्टा L समानुपाती L। जो वस्तु जितना ज्यादा लंबा होगा उसमें उतनी ज्यादा वृद्धि होगी।
दूसरा होता है ताप परिवर्तन के कारण ताप वृद्धि, कितना हुआ, किसमें ताप वृद्धि हुआ। मान लेते हैं ये दोनों बराबर, यहां लंबाई हमने नियत कर दी, दोनों बराबर, दो छड़ है एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, दोनों की लंबाइयां बराबर है। अब इसके ताप में 50 अंश सेल्सियस की वृद्धि करें, इसके ताप में 10 अंश सेल्सियस की वृद्धि करें। स्वाभाविक है 50 वाले में ज्यादा लंबाई में वृद्धि होगा। तो जिस वस्तु की लंबाई ये दोनों बराबर है, अगर 50 अंश सेल्सियस इसमें वृद्धि किए और इसमें केवल 10 अंश सेल्सियस, जितने ज्यादा ऊष्मा देते जाएंगे उतने ज्यादा प्रसार होगा। तो जाहिर सी बात इसमें ऊष्मा ज्यादा दिए क्योंकि इसका ताप में 50 अंश सेल्सियस वृद्धि दिए, तो इसकी लंबाई में वृद्धि अधिक हुआ। अर्थात दूसरा जो निर्भर करता है वो डेल्टा एल, लंबाई में वृद्धि, ये ताप वृद्धि के समानुपाती होता है। ये वृद्धि करके पढ़ा रहे हैं, बाकी इसको परिवर्तन के रूप में भी ले सकते हो कि अगर इसका ताप घटाए तो ये बटरेगा भी, सिकुड़ जाएगा। तो लंबाई में परिवर्तन ताप परिवर्तन के समानुपाती होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। नहीं तो वृद्धि करके ही चलो। डेल्टा एल ये निर्भर करता है प्रारंभिक लंबाई पर, डेल्टा एल ये निर्भर करता है ताप वृद्धि पर। दोनों को एक साथ ले लें तो डेल्टा एल समानुपाती एल डेल्टा टी, दोनों को एक साथ ले लें। अर्थात किसी वस्तु की लंबाई में वृद्धि उसके प्रारंभिक लंबाई और ताप वृद्धि के समानुपाती होता है। समझते चलो यहीं से कि किसी वस्तु की लंबाई में वृद्धि ऊष्मा के कारण, किसी वस्तु की लंबाई में वृद्धि उसके प्रारंभिक लंबाई और ताप वृद्धि के समानुपाती होता है। समानुपात हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, डेल्टा एल बराबर अल्फा एल डेल्टा टी। ये जहां अल्फा समानुपाती नियतांक है, जहां अल्फा समानुपाती नियतांक है, जिससे वस्तु के पदार्थ का पदार्थिक गुण होता है ये, क्योंकि सभी पदार्थों के लिए इसका वैल्यू अलग अलग है। जहां अल्फा वस्तु के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, अल्फा को वस्तु के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ये सभी पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। यहां रेखीय प्रसार गुणांक में अल्फा बराबर 75 कर लेते हैं, अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। यहां यदि कंडीशन रखते हैं अल्फा की परिभाषा के लिए, रेखीय प्रसार गुणांक का परिभाषा क्या बनेगा, कंडीशन रखते हैं कि यदि यद बराबर एकांक, मतलब एकांक लंबाई हो और डेल्टा टी बराबर एकांक, मतलब ताप वृद्धि की एकांक हो, तब क्या हो जाएगा, दोनों की जगह एक रख दें, ए भी एक ए भी एक, तो अल्फा बराबर डेल्टा टी। अगर ये शर्त हम लगा देते हैं, ये अल्फा की परिभाषा के लिए बता रहे हैं, अगर ये शर्त लगा दें कि एकांक लंबाई हो उस वस्तु की, उसके ताप में एकांक वृद्धि हो, तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है वो रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर होता है। यहीं से इसको परिभाषित कर देते हैं कि एकांक लंबाई के वस्तु के ताप में, एकांक लंबाई के वस्तु के ताप में एकांक वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है वह उस वस्तु के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। तो रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा कि एकांक लंबाई के वस्तु के ताप में एकांक वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है वह उस वस्तु के पदार्थ का, उस वस्तु के पदार्थ का, उसी वस्तु के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। मात्रक इसका क्या होगा, लंबाई, लंबाई में वृद्धि या लंबाई एक ही मात्रक होगा, मीटर, यहां भी मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, बचेगा 1/डेल्टा टी, और डेल्टा टी ताप परिवर्तन, ताप का मात्रक होता है सेल्सियस
फ़ारेनहाइट, केल्विन जिसमें भी लो, तो प्रति अंश सेल्सियस रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक प्रति अंश सेल्सियस। तो यहां ये चीज क्लियर हुआ। रेखीय प्रसार गुणांक, फिर से एक बार, ठोस का रेखीय प्रसार किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को ऊष्मा दिया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होता है, जबकि चौड़ाई और मोटाई में वृद्धि नगण्य होता है। इस प्रकार का प्रसार ठोस का रेखीय प्रसार कहलाता है। इस प्रकार का प्रसार ठोस का रेखीय प्रसार कहलाता है। रेखीय प्रसार दो बातों पर निर्भर करता है, वस्तु की प्रारंभिक लंबाई पर और ताप वृद्धि पर। यहां से फार्मूला मिलता है कि डेल्टा एल बराबर एल डेल्टा टी, डेल्टा एल बराबर एल डेल्टा टी, डेल्टा एल बराबर अल्फा एल डेल्टा टी, जहां अल्फा वस्तु का रेखीय प्रसार गुणांक होता है। पक्षांतर किए तो अल्फा बराबर डेल्टा एल अपान एल डेल्टा टी आया। अल्फा की परिभाषा के लिए यहां शर्त लगा देते हैं, ये फार्मूला हो तो ऐसे में यहां शर्त लगा देते हैं कि वस्तु की लंबाई एकांक हो, के ताप में वृद्धि एकांक हो, तो वस्तु की लंबाई में वृद्धि जो होता है उसका आंगिक मान वो रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर होता है या रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। यदि एल बराबर एकांक, डेल्टा टी बराबर एकांक, तब अल्फा बराबर डेल्टा टी, अर्थात एकांक लंबाई की वस्तु के ताप में एकांक वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे वस्तु के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक प्रति अंश सेल्सियस या प्रति अंश केल्विन होता है। तो ये हो गया रेखीय प्रसार। इसी प्रकार अब बहुत समय नहीं लगाएंगे, ठोस में जो प्रसार होता है वो तीन प्रकार का होता है, एक रेखीय प्रसार, एक क्षेत्रीय प्रसार और तीसरा होता है आयतन प्रसार। तीन प्रकार के प्रसार होते हैं, जैसे नाम है बस उसी तरह से परिभाषित कर देना है। अभी बताया रेखीय प्रसार क्या होता है कि जब किसी वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो, चौड़ाई और मोटाई में वृद्धि नगण्य हो तो रेखीय प्रसार कहलाता है। इसमें चौड़ाई भी शामिल कर लो। जब किसी वस्तु के प्रसार में, जब किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि होती है लेकिन मोटाई में वृद्धि नगण्य होती है, मतलब उसका क्षेत्रीय क्षेत्रफल उसका बढ़ता है, तो ऐसे प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। उसी प्रकार आयतन को कह देंगे कि जब किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों में परिवर्तन होता है, तीनों में वृद्धि होता है, तो ऐसे प्रसार को आयतन प्रसार कहते हैं। इसका गुणांक होता है अल्फा, इसका होता है बीटा, इसका होता है गामा। अब सबका उसी तरह से नहीं लिखवाएंगे, समझाएंगे। अब सबका बता दे रहे हैं कि यहाँ अभी मिला था अल्फा बराबर डेल्टा एल अपान एल डेल्टा टी, सेम उसी तरह से बीटा बराबर मिल जाता है, जैसे अल्फा का मिला सेम वही चीज करना है, बस लंबाई की जगह पे क्षेत्रफल कहेंगे, फिर आयतन कहेंगे। तो बीटा होता है, बीटा बराबर डेल्टा ए क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप वृद्धि। उसी तरह से गामा बराबर डेल्टा वी आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप वृद्धि। ये इस तरह से तीनों प्रसार गुणांक मिल जाते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। इन तीनों में संबंध होता है। तो एक का बता दे रहे हैं कि अल्फा तथा बीटा में संबंध, मतलब रेखीय प्रसार गुणांक तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध। मान लेते हैं कोई एकांक लंबाई का और एकांक चौड़ाई का कोई वस्तु, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, मोटाई इसकी नगण्य है अभी, मतलब ये क्षेत्रफल इसमें है, आयतन नहीं है। 1 मीटर
ये हुआ एकांक क्षेत्रफल भी हुआ, लंबाई गुणे चौड़ाई, 1 गुणे 1 बराबर 1 मीटर, 1 स्क्वायर मीटर। अब अगर इस जिस पदार्थ का ये बना है उसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा हो और इसके ताप में 1 अंश सेल्सियस की वृद्धि की जाए, तो अभी हम बताया जब किसी वस्तु के ताप में 1 अंश सेल्सियस की वृद्धि की जाती है तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। तो इस दिशा में जो 1 मीटर था यहां तक आ गया, अल्फा और फैल गया, रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर अल्फा और फैल गया। तो ये तो लंबाई में हो गया वृद्धि, इस दिशा में इतना फैला और इस दिशा में भी तो फैलेगा, चौड़ाई में भी वृद्धि होगा क्योंकि चौड़ाई है इसमें। और अल्फा ये फैल इस दिशा में 1 मीटर लंबा था, 1 मीटर चौड़ा था। इसके ताप में 1 अंश सेल्सियस की अगर वृद्धि करेंगे तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में जो वृद्धि होगी वो रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर होगी। तो अल्फा इधर फैल गया और अल्फा इस दिशा में फैल गया। अब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा से हम जानते हैं कि बीटा बराबर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक किसी वस्तु के ताप में एकांक वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाती है। जैसे रेखीय प्रसार गुणांक का भी बताया था डिटेल में, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का नहीं बताया, फिर से सुन लो। किसी वस्तु के ताप में एकांक वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि उस वस्तु के पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है, जिसे बीटा से लिखते हैं। अर्थात बीटा बराबर एकांक ताप पर क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, बीटा बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि एकांक ताप, लिख ले यहां एकांक ताप वृद्धि पर, एकांक ताप वृद्धि पर क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगा? बीटा बराबर अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल, अंतिम में से प्रारंभिक घटा दे तो क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगा। बीटा बराबर अंतिम क्षेत्रफल क्या है? अंतिम क्षेत्रफल जब अल्फा की वृद्धि हो गई, इसकी लंबाई 1 प्लस अल्फा और चौड़ाई भी 1 प्लस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा क्षेत्रफल हो जाएगा 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल, उष्मा देने से पहले जो क्षेत्रफल था, ताप वृद्धि से पहले जो क्षेत्रफल था वो 1 मीटर लंबा था, 1 मीटर चौड़ा था, तो 1 का वर्ग, ब्रैकेट खोल दे, तो बीटा बराबर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 से 1 कैंसिल, बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। क्योंकि अल्फा बहुत छोटी राशि होती है, इसका मान जो होता है वो 10 की घात -4, 10 घात -5 इस रूप में होता है। तो अल्फा बहुत छोटी राशि होती है, इसका मान जो होता है पदार्थों के लिए बहुत कम होता है। तो अगर छोटी राशि है 1 से बहुत ज्यादा कम है, ऐसे में उसका स्क्वायर करेंगे तो पहले से और ज्यादा कम हो जाएगा। तो अल्फा छोटी राशि होने के कारण इसका वर्ग अत्यंत छोटी राशि हो जाती है, जिसको नगण्य मान लिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तब बचता है बीटा बराबर 2 अल्फा, बीटा बराबर 2 अल्फा। इसी प्रकार गामा के बीच संबंध निकालेंगे तो गामा बराबर आता है 3 अल्फा, गामा बराबर 3 अल्फा। तो संबंध तीनों में क्या हो जाता है, इकट्ठे बताते हैं, अल्फा बीटा गामा में संबंध होता है 1, 2, 3 का, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। जैसे किसी वस्तु के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक 2 × 10 घात -4 प्रति अंश सेल्सियस हो, अल्फा बराबर दे दिया 2 × 10 घात -4। कह रहा है कि उस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का दुगना होता है। अल्फा बीटा का बीटा बराबर 2 अल्फा, दुगना होता है, 2 से गुणा कर दो, 4 × 10 घात -4 उसका क्षेत्रीय प्रसार, लेकिन पदार्थ नहीं होना चाहिए, 4 × 10 घात -4
उसका पूछ लिया आयतन प्रसार गुणांक कितना होगा, तो 3 से गुणा कर देते हैं इसमें रेखीय प्रसार गुणांक, क्योंकि गामा बराबर 3f था, 3 से गुणा कर देंगे 6 × 10⁻⁴ प्रति अंश सेल्सियस। तो इस प्रकार ये संबंध होता है, जब किसी वस्तु को उष्मा देते हैं तो उसमें प्रसार होता है। ये वस्तु के आकृति पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का प्रसार होगा। अगर वस्तु में लंबाई है, उस लंबाई के सापेक्ष उसकी चौड़ाई और मोटाई अगर नगण्य है तो उसमें रेखीय प्रसार होगा। जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा उसमें क्षेत्रीय प्रसार होगा। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों होगा उसमें आयतन प्रसार होगा। तो बस इतना ही, बाकी द्रव का प्रसार कल।